इसका थोड़ा सा बताता हूँ। डिस्कशन अबाउट सेफ्टी मैनेजमेंट। Okay, in the safety management system, basically, safety management system and all about this component. Okay. So yesterday we discussed about there are safety management system which are internationally adopted. तो आपके पास सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में मतलब उनको एक ऑथेंटिक समझा जाता है, स्टैंडर्ड समझा जाता है जो अडॉप्ट किए जाते हैं। कौन से थे? ISO 45001, ISO, ठीक है, दो थे हमने डिस्कस किया इन डिटेल। देखिए दोनों सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अपने अपने फ्रेमवर्क ऐसे ही था, दोनों के अपने फ्रेमवर्क को डिस्कस किया। एक में हमारे पास 10 और एक में मेरे ख्याल से 7 एलिमेंट्स, 6 या 7 ऑडिट को लगा तो 7 एलिमेंट। तो व्हाट इट वी एक्चुअली map or align the overall framework with the management cycle. Management cycle कौन सी थी? PDCA cycle, very good। ठीक है, PDCA cycle के साथ हमने मैप किया था एक एलिमेंट एक क्लॉज, ठीक है। नाउ अब देखो दोनों एलिमेंट के अंदर देयर वाज वन थिंग दैट वाज प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग में चीज को हमने बड़ा फोकस किया था दैट फॉर पॉलिसी where we set our objective, we define the our goals। ठीक है, we also discuss about the budget allocation in that। So all such kind of stuff comes under the policy heading। So today we are going to discuss in detail health and safety policy। आज हम पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी क्या होती है। पहले तो मैंने आपको बता दिया यार, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है और उसमें प्लानिंग के अंदर पॉलिसी आ गई, ठीक है। अब पॉलिसी के अंदर मैं आपको बार-बार कह रहा था यार इसमें हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। दोनों हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इसी तरह की बातें कल डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉलिसी क्या होती है, उसको बनाया किस तरह जाता है, उसके कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं, उसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं और किस तरह से इंक्लूड की जाती है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एजेंडा और 3 बजे हम वही प्रैक्टिस करेंगे सिनेरियो की और इंशाल्लाह आज हम वो पिछला सिनेरियो खत्म करेंगे, कल आपको नेक्स्ट सिनेरियो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पॉलिसी, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिसी? एक तरतीब देना काम करने की किसी काम कंट्रोल में देना, चलो ठीक है। कायदा पॉलिसी लाज है किसी भी और हाँ ठीक है। और कोई पॉइंट आप बताएं जो उसके स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं। देखिए वही सब चीजें जो आपने बताया है कि सेट ऑफ आइडियाज और प्लान, ठीक है। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सब चीजें किसके अंदर आ जाती है कि सिगरेट पीना मना है इंस्टीट्यूट में, इट्स अ पॉलिसी, ठीक है। और टाइमिंग 9 to 5, इट्स अ पॉलिसी, ठीक है। सो ऑल सच काइंड ऑफ प्लान what a company adopt, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट इट फॉलोड बाय अ प्रोसीजर, स्पेसिफाइड प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या है वो भी आगे आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी पॉलिसी कहलाएगी। और what to do in a particular situation that has been agreed to officially by a group of people। ग्रुप ऑफ पीपल से मुराद पब्लिक हो सकती है, अवाम हो सकती है, ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस हो सकता है, अब गवर्नमेंट और अब पॉलिटिकल पार्टी। ये जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि देखिए पॉलिसी बनाई किसके लिए जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, इक्विपमेंट्स के लिए बनाई जाती है, रिसोर्सेज के लिए बनाई जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है। ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी अपनी पॉलिसी। इंस्टीट्यूट, उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है।
ठीक है, तो कहीं भी ये हर जगह इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग इज अ कंपनी पॉलिसी। अच्छा देखें, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, I always give you some references. For example, you know very well about the conventions and recommendation of international labor organizations. ठीक है, ILO के हमने डिफरेंट दो चीजें बताई थी, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन। उसके मैंने आपको बताया था देयर आर सेवरल आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे आर्टिकल 19 डिस्क्राइब्स द एम्प्लॉयर रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट आर्टिकल है वो डिफरेंट चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। But if we talk about the policy, so in the policy, Article 14 lies where this is an Article 14 of R164 that describes the policy. Okay, what the article says, okay, employer, what does it mean by employer? Organization. Okay, should, where the nature of the operation their undertakings, government say, be required to settle in writing their policy. वो एक रिकमेंडेशन देती है कि पॉलिसी जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए, एक ड्राफ्ट होना चाहिए, लिखा हुआ कुछ होना चाहिए, वर्बल नहीं, जबानी कलामी नहीं कि नो स्मोकिंग इज अ पॉलिसी, ये पॉलिसी नहीं बनेगी। ठीक है, वो लिखी भी होनी चाहिए कहीं किसी डॉक्यूमेंट में, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक है, एंड अरेंजमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखें, इफ because this ILO and all the policy we shall be discussing in context of health and safety. ठीक है, ये भी हमें पता है। तो अब पहले तो ये कि पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि पॉलिसी के अंदर जो हम लिख रहे हैं उसकी अरेंजमेंट्स भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम ऐसी पॉलिसी बना लें कि फॉर एग्जांपल कि स्मोकिंग, हाँ पता नहीं है तो ये उसकी एम्प्लॉयर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको कन्वे करे। वो आगे आएंगी चीजें कि कन्वे करे और उस लैंग्वेज में कन्वे करे जो उनको समझ भी आए। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कोई भी पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यार आपने ग्लव्स पहने हैं, बट ग्लव्स की अरेंजमेंट ही नहीं अवेलेबल नहीं, तो नहीं। तो आर्टिकल 14 ऑफ R164 ये क्या कहता है कि आपने उसकी अरेंजमेंट भी करनी, राइटिंग में हो, और जो आप लिख रहे हो उसके अरेंजमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए। In the field of health and safety and various responsibility exercised under these arrangement and to bring this information to notice of every worker. ठीक है, no smoking, convey this message to every worker in a language or medium the worker really understand. और इस लैंग्वेज में आपने कन्वे करना है कि वो इजीली उसको समझ भी सके। अब नो स्मोकिंग लिख दिया, अब एक बंदा उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो ऑल इन दैट तंबाकू नोशी मना है, इस तरह लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगी। तो कहने का मकसद है, अगर इफ यू थिंक, इफ एन एम्प्लॉयर थिंक, अगर एम्प्लॉयर समझता है कि हमारा जो वर्कर है, ठीक है, he or she cannot understand English, so it's the responsibility according to this article 14 R164, इसके मुताबिक उसने क्या करना है, उसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको कन्वे करना, नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, चलें। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक है? देखिए, अब जब कभी एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आता है कि रिगार्डिंग द पॉलिसी, so it is good to give the reference of this article 14 of R164. आपके पास जब सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर पॉलिसी के हवाले से अगर आता है ना, तो आप इस आर्टिकल का रेफरेंस देंगे उसमें, ठीक है, आंसर के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है और इस सिनेरियो में ये चीज नहीं की गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए प्रीवियस सिनेरियो की बात करते हैं। देखिए, नोटिस टू एवरी वर्कर। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट में आपको एज एन एग्जांपल देता हूँ। इट वाज अ कंपनी पॉलिसी ऑफ WS वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी कि वर्कर ने काम करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 वर्कर ने काम 9 से 4 या 9 से 6 करना। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट कन्वेड टू सीनियर वर्कर और ट्रेनिंग, उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी उसमें,
तो ये आप आर्ग्यूमेंट उस पर बिल्ड कर सकते हैं। हाउएवर इट वाज अ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, क्योंकि जब उसके जो वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था हाँ तो रिप्रेजेंटेटिव था वर्क स्पेस का, कौन था रिप्रेजेंटेटिव? नहीं सॉरी सर एक टीएल था वैकेंसी नहीं वर्क स्पेस का एक सीनियर साइट मैनेजर था। डब्ल्यूएस साइट मैनेजर इंडक्शन ट्रेनिंग उसने कॉल की थी ना, वो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव। तो साइट मैनेजर ने जब देखे इंफॉर्मेशन देने की इंडक्शन ट्रेनिंग में, एससी वाले नहीं आए, ठीक है, एक तो यहाँ पे वो फ्लॉ हो गया। लेकिन जब साइट मैनेजर ने पॉलिसी कन्वे कर दी कॉल पर एससी वाले मैनेजर को, तो उसने भी कन्वे नहीं की ट्रेनिंग को। तो इस तरह से आपने पॉलिसी से आप रिलेटेड फिर उससे पॉइंट निकालने। इसमें इस तरह का एक पॉइंट हम लिख देते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी आ सकता है। फिर उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की थी, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन तो हुई लेकिन वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि जिसने काम करना उस तक बात ही नहीं पहुंची। मैनेजर को तो उसने बता दिया था, एससी का जो मैनेजर, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं पॉलिसी के कंपोनेंट। देखिए पॉलिसी के अंदर मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट होता है, उसके 3 मेजर कंपोनेंट, ठीक है। पॉलिसी का पहला कंपोनेंट आपके पास होता है कि जनरल स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताइए कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी, इस पे क्या चीज आ सकती है? देखिए सबसे पहले थिंक अबाउट कि भाई हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी बना रही है कंपनी, ठीक है, आप बना रहे हैं पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बीइंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी इंचार्ज, ठीक है। तो पॉलिसी में सबसे पहली चीज लिखेंगे क्या आप बताएं, क्या आ सकती है? जनरल स्टेटमेंट क्या होगा? कंपनी के गोल्स होंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी के गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि क्या अचीव करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, इसमें क्या आ सकता है? रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी यार ये सुपरवाइजर होगा, 3 सुपरवाइजर होंगे, एक मैनेजर होगा, एक डायरेक्टर होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में ये आ जाएगा। अरेंजमेंट सेक्शन, ये जोर देना चाहिए। अरेंजमेंट से प्रोवाइड करना चाहिए उनको। चलो देखो, पहला है जनरल स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ इंटेंट, कहता है दिस स्पेल्स आउट द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल अप्रोच टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एट एम एंड ऑब्जेक्टिव। कोई बात है कि गोल्स क्या है, हमने क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, किस लेवल पे हमने जाके स्टैंडर्ड सेट करने हैं, वो आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन के अंदर, पॉलिसी के सेक्शन के अंदर यू हैव टू डिफाइन। अच्छा फिर कहता है कि देखें अब ये उसी की एक्सप्लेनेशन है, जो भी पॉलिसी होती है। अब लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि मैं एम आई एलिजिबल मेक अ पॉलिसी, मैं अगर एक पॉलिसी बनाता हूँ कि भाई ठीक है दिस इज द वे ऑफ अटेंडिंग द क्लास, कि आपने क्लास इस तरीके से अटेंड करनी है, ठीक है। लेकिन मुझे बताएं कि वेदर वुड इट बी अ पॉलिसी इफ मैं जस्ट कह देते नहीं, ठीक है। पॉलिसी ये नहीं होगी, पॉलिसी जो भी होगी इट शुड बी साइन फ्रॉम द टॉप मैनेजर। ये देखिए डॉक्यूमेंट है ये, और डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि हर बंदा बना सके, वो डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो अप्रूव भी होना चाहिए, कहां से? फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, डायरेक्टर, सीईओ। अब वो डिपेंड, देखें ये एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, कभी भी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अगेन आई वुड से, मैंने पहले भी कही थी बात कि ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां क्या नाम है, सीईओ नहीं होता, वहां एमडी होता है, चेयरमैन हो सकता है, ऑनर हो सकता है, ठीक है। तो सिनेरियो में ये चीजें कंफ्यूज कर देती है बातों का।
ठीक है जी, साइन होना चाहिए हाईएस्ट लेवल से। अरे दूसरा कह रहा है कि इट इज आल्सो मैंडेटरी टू मेंशन द डेट। डेट मेंशन होनी चाहिए, वो क्यों? पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? सर अपडेट होना चाहिए जाने के लिए, किसी भी काम में बेहतरी लाने के लिए अपडेट होना चाहिए, मतलब कि नहीं, ऑर्डर दिए कि अपडेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे कि पॉलिसी भी बना क्यों रहे हैं और डेट डालने का क्या मतलब है? रिव्यूज के लिए जिस तरह स्टेप बाय स्टेप उसे रिव्यू करना है, अगर चेंजिंग आती है। हाँ, तो वो ही चेंजिंग की मैं कह रहा हूँ कि चेंजिंग क्यों लाई जाती है, आप कह चुके हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि देखिए इट इज अ, ये कल हमने डिस्कस किया था, ये जो कल हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया था, ये इट इज नॉट एन स्टेगनेंट प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि पॉलिसी एक बार बन गई तो चेंज ही नहीं हो सकती, नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने एनुअली जो स्टैंडर्ड है इसका क्या रिव्यू करना ही है, चाहे कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो फिर भी आपने रिव्यू करना। लेकिन वो किस किस एक्सटेंट पे रिव्यू होते हैं वो अगली स्लाइड में आएगी, जिसके पॉलिसी को रिव्यू कब किया जाता है। ठीक है, डेट इंडिकेट होनी चाहिए ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें। अच्छा, अब मैंने बात यहाँ पे की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव इज गोल्स। अब गोल्स आपने बनाने कैसे हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी शख्स केपीके में स्पेशली भाई कमीज शलवार के अंदर नॉट अलाउड। अब मुझे पता है केपीके में स्पेशली, मैं स्पेशली बात करूँ मतलब पुट इट वर्ड नहीं करेगा, मतलब क्योंकि केपीके में मैंने देखा लोग कमीज शलवार को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इवन हमारे अंडर ग्रेड के भी स्टूडेंट, आपको तो नहीं कहते, हम उनको तो सख्ती करते हैं इस चीज की, यार ना पे ना करो, केमिकल इंजीनियर बन लो। और इंडस्ट्री में इस चीज को डिस्करेज किया जाता है, हम उनको समझाते हैं ये चीज। लेकिन बस बहरहाल एक कल्चर होता है ना, हर एक रीजन का अपना अपना। तो बताने का मकसद ये है कि पॉलिसी के अंदर जो भी आपने गोल सेट करने हैं, तो गोल शुड बी स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट से मुराद आप ये देखें, पहली बात तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए, एक जनरल गोल नहीं होना चाहिए। देखिए इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, तो आपके गोल्स भी किसके टुवर्ड्स, डाइवर्टेड टुवर्ड्स किसके होने चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के। ठीक है, आपकी पॉलिसी है हेल्थ एंड सेफ्टी की, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर गोल इज रिगार्डिंग द प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस के आपने गोल बन, वी आर टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, दिस इज द गोल। Would it work? No, because this is in health and safety policy. तो आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक टुवर्ड्स होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के। ठीक है, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। क्लियरली आइडेंटिफाइड प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव। प्रिसाइज से मुराद जामे हो, छोटा सा लिखा हो, ये नहीं पूरे वो हो। दूसरा मेजरेबल। देखिए कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ना, अब कोई ऐसा गोल बना दिया, पहली बात तो अगर देखिए गोल स्पेसिफिक होगा ना, तो इट इज गुड कि वो वहां पर आपके मेजर भी कर सकेंगे। आप अगर एक जनरल गोल बना देंगे, अब फॉर एग्जांपल एक गोल है कि हमें पीएफआईएसटी में 50 लोग अलाउ करने हैं पर डे कमीज शलवार के। अब ये जो 50 पीपल का मैंने यहाँ वर्ड ऐड कर दिया, तो मेरा गोल क्या हो गया, स्पेसिफिक तो है, वो कमीज शलवार के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजरेबल हो गया, ये जो मैंने 50 पीपल का वर्ड यहाँ ऐड कर दिया। एक चल मैं एक और आपके एक गोल में बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेल्स के हिसाब से चले। We want to increase our sale. ये क्या गोल है कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या कमी है इस गोल की।
वेरिएबल नहीं है, सही मतलब होना चाहिए। मेजरेबल नहीं है भाई, सेल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है वो नहीं है। और टाइम बाउंड वो आखिरी फैक्टर, टाइम बाउंड भी नहीं है कि यार 2023 में बढ़ानी है 2025 में बढ़ानी है, कब कैसे सर पॉलिसी भी नहीं, पॉलिसी का तो एक कंपोनेंट है। मैं कह रहा हूँ पॉलिसी क्या, मैं अपनी सेल्स की पॉलिसी बना रहा हूं, उसमें मैं एक गोल ये सेट मैंने लिख दिया एक सही जनरल से कि भाई हमें सेल बढ़ानी। तो देखिए पहली तो आपने बताया ये टाइम बाउंड भी नहीं, ये भी अच्छा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है क्या, अ डेडलाइन और टाइम स्केल इज सेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि यार ये सेल आपने 2022 में बढ़ानी है 2023 में बढ़ानी है, वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, वो मेंशन डिफरेंट अंदाज से किया जा सकता है, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बाकायदा वो भी लिखी जा सकती है, डेट भी लिखी जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। अच्छा मेजरेबल नहीं है, आई वांट टू इंक्रीज 10% ऑफ माय सेल, अब मेजरेबल हो गया 10% ऑफ माय सेल दिस ईयर, टाइम बाउंड भी हो गया, सेल्स की पॉलिसी है, स्पेसिफिक भी हो गया। अच्छा फिर कह रहा है अचीवेबल, इट कैन बी डन, इज पॉसिबल, अचीवेबल भी, हमें चांद पे जाना है, मैं तुम्हारे लिए चांद से फूल तोड़ रहा हूँ, ये गोल है लेकिन क्या अचीवेबल नहीं, क्योंकि वो फूल ही नहीं होता। समझ गया मेरी बात। तो एक क्या होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स का भी अंदाजा होना चाहिए कि यार हम ऐसे सेट गोल तो सेट नहीं कर रहे कि हमारे फाइनेंस डायरेक्टर हमें बजट ही प्रोवाइड ना कर सके, पैसे ना दे सके, अरेंजमेंट्स ना कर सके बजट, तो इट कुड बी अचीवेबल एज वेल। अगर वो कस्टमर के लिए भी आउट ऑफ रेट होगा वो भी अचीवेबल, मतलब अगर प्राइसिंग पॉलिसी हो रही है और आपके प्राइस ऐसे सेट करने के कस्टमर की रेंज से ज्यादा है, तो वो भी आपने देखना होगा। ठीक है, अचीवेबल हो कोई भी टारगेट्स, ठीक है, रीजनेबल विद इन द टाइम स्केल सेट विद द रिसोर्सेज एलोकेटेड। रीजनेबल भी वही मिलता जुलता है कि आपने ज्यादा हाई या ज्यादा लो पे नहीं जाना, ठीक है, एक मॉडरेट उस पे रखना। ध्यान रहे। इसमें पता है कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गई है कि गोल आपके कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। ये गोल बात उसका देखें, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जो एग्जामिनर है ना वो आपसे कहता है कि वो एक कंपनी के टारगेट्स बता देते हैं सिनारियो में कि भाई ये पॉलिसी है और ये उन्होंने टारगेट सेट किए। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि इसमें क्रिटिसाइज करें इसको, ठीक है, कि क्रिटिसाइज करें कि यार वो इट्स ओके, मतलब ये क्रिटिसाइज करें उनके गोल्स को। तो आपने क्या करना है, इस चीज का रेफरेंस लेना है कि यार अकॉर्डिंग, मतलब पहले तो वो ठीक है आर्टिकल 19 वगैरह पॉलिसी की बात हो गई, लेकिन अगर वो बिल्कुल स्पेसिफिक आपको गोल पे क्रिटिसाइज करने को बोले तो आप ये लॉजिक्स यूज कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव या गोल गिवन इन द सिनेरियो was not specific because this says the policy was defined for health and safety, but the goal was regarding the sales, but the goal was regarding the process। ठीक है, वो आप फिर इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करते हैं, क्रिटिसिज्म उस पर करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो आप ये लिख सकते हैं द गोल वाज नॉट मेजरेबल। इसी पर के उसमें गोल में कोई भी ये चीज मिसिंग हो तो उसके बारे में लिखो। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है स्पेसिफिक नहीं है या टाइम बाउंड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं था, या आपको कभी कभार इस तरह का सवाल आ जाता है कि आप इस पे क्रिटिसाइज करें या आप अपना कमेंट करें कि गोल या ऑब्जेक्टिव है वो कैसा है, तो आपने ये फैक्टर उसमें देखने हैं। ठीक है साजिद, ये वाले फैक्टर चलें। पहला पार्ट क्या हो गया, जर्नल इंटेंट की मैंने बात की पॉलिसी के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें थी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आपने डिफाइन करना है। फिर मैंने बता दिया साइन होनी चाहिए, वो भी बात हो गई, डेट लिखी होनी चाहिए, वो भी बात हो गई, फिर गोल कैसे होना चाहिए वो भी बात। ठीक है, अब पॉलिसी का नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां पर
you must have to define the hierarchy. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेरे साथ कोई इशू होता है, ठीक है, या मेरी रिपोर्टिंग है, that all goes to my head of the department, HOD, जो हमारे head of the department है उसको जाता। I can't convey directly to the dean of this institute, to the rector of the institute. अगर मुझे कोई रेक्टर को कोई इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड भी करनी है या कोई रिक्वेस्ट पुट भी करनी है, that would be signed through rector. I can't send him directly. I would follow the same, I mean route. मैंने लिखना अपनी HOD को है, HOD even can't directly forward the application to the rector. HOD ने डीन को फॉरवर्ड करनी है, डीन उसको रेक्टर को फॉरवर्ड, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन होती है, एक यस चेन ऑफ कमांड होती है। तो आपने इस सेक्शन के अंदर चेन ऑफ कमांड डिफाइन करनी है कि यार ये हेल्थ एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है, इसमें एक डायरेक्टर होगा जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर उसके नीचे 4 मैनेजर होंगे जो डिफरेंट सेक्शन पे काम करेंगे, उनके अंडर 2-2 सुपरवाइजर होंगे जो मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होंगे, और वो चारों मैनेजर डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उन 2-2 जो सुपरवाइजर उनके नीचे 4-4 वर्कर होंगे। तो मतलब इट इज बेसिकली हायरार्की, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करना है ताकि कम्युनिकेशन हो सके। अब फॉर एग्जांपल a worker identifies the hazard at a workplace, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ चीज डिफाइन ही नहीं है कि अगर वर्कर ने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है, इसको रिपोर्ट करेंगे। समझ में आई मेरी बात? चलो वेदन आप पहला पॉइंट पढ़ो इसमें। Section of the safety policy deals with people and their operational relation of safety. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, आप पढ़े। It outlines the chain of command for HS management and defines the roles and responsibilities of staff to enable clear delegations of duties. ठीक है, वही बात है कि हर बंदे का अपना रोल होगा, जैसे डायरेक्टर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए पहले तो एक होता है ऑर्गेनोग्राम का, पता है ना ऑर्गेनोग्राम, अभी ये कभी देखा इस तरह का डायग्राम? देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये CEO, ठीक है, उसको देखें 4 या 5 ही डायरेक्टर रिपोर्ट कर, ये एक हायरार्की है, ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, इस तरह से बनाया गया। फिर मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, एम्प्लॉइज हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या होता है, तो ये आपने डिफाइन करना है, फिर आपने हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन भी बनानी उसी सेक्शन के अंदर कि यार डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटीज हैं, मैनेजर है तो वो इस लेवल की डिसीजन ले सकता है, वर्कर है तो उसकी ये मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने ये काम करना है, तो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई ये वाली स्लाइड? पढ़े पढ़े आप पढ़े। For the section include an organization chart showing the line of responsibility and What is organization chart? अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यही तो है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये था, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। चलें जी, आप जरा नेक्स्ट सेंटेंस। दिस चार्ट also shows the line of communication and feedback routes that exist within the organization for clear reporting, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए फीडबैक देना है, कोई सजेशन देनी है, ठीक है। वर्कर CEO को डायरेक्ट सजेशन तो नहीं दे सकते, मुश्किल हो जाता है कोच भी उसके लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए भी जरूरी है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें लिखी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन कर रही है उसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी,
कि सीईओ जो है उसके इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या वो कर सकता है। ठीक है, सीईओ जो है वो एक पर्सन है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो क्या है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओवरऑल अकाउंटेबल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सबसे टॉप पे। अगर एक वर्कर को भी इंजरी होती है, although the worker is not directly reporting to the CEO, but he is responsible। ठीक है, उसका उससे मतलब पता किया जाएगा। जैसे अगर एक वर्कर की डेथ हो जाती, ठीक है, तो एक चेन ऑफ कमांड ऑफ कोर्स है कि वर्कर जो है he was reporting to the supervisor, not CEO, but in the last this MD or CEO is responsible। उसने उसका जवाबदेह होना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। फिर कहता है मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। आप पढ़िए जरा। Responsible for ensuring that हाँ, पढ़ो ना। All appropriate safety measures are in place and being carried out effectively within the part of the organization under their management control. ठीक है, मैनेजमेंट जो भी है मतलब उन्होंने ये इंश्योर करना है कि यार जो भी चीजें हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की जो पॉलिसी है, ठीक है, ये बजट है, क्या वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, या ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या ये सही तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है। एम्प्लॉइज पढ़ो ना यार, ये पढ़ो ये। Responsible for acting safely and तो पढ़ने दो ना। responsible for acting safely at all times in the course of their duty that time. ठीक है, ये वही बात है, असल में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये हम पढ़ चुके हैं चीज। रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉय की है कि वो अपनी मतलब ख्याल करे। कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन है कॉम्पिटेंट पर्सन? सर मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी हो सकता है और डायरेक्टर। किसका? हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके कॉन्टेक्ट। ठीक है, वो फर्स्ट एडर भी हो सकता है, फायर फाइटर भी हो सकता है। तो सर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो सकता है, जैसे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग की मैंने बताया आपको। हर काम के बारे में बजट नहीं, हर काम नहीं, स्पेसिफिक काम, अपने काम एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, उसका हर चीज का नॉलेज है सब। ठीक है। Here is the organization chart। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट इट इज जस्ट चेन ऑफ कमांड। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपने कम्युनिकेशन डिफाइन करनी होती है कि यार ये पर्सन रिपोर्ट इसको करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेंगे इसको, और इस तरह एक हायरार्की बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, ठीक है, सीईओ, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, वर्कर। अब you health and safety, being an health and safety supervisor, ठीक है, ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, देखो ये रेस्पॉन्सिबल होगा सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी। देखिए, आप सुपरवाइजर हैं, अगर एक वर्कर को इंजरी हो जाती, ठीक है, तो किसने करेक्टिव एक्शन लेना है, किसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसने रिस्क असेसमेंट करना है, each and everything, और it would be occurring at all level। अगर सीईओ आ जाए प्लांट पे विजिट करने, ठीक है, और ड्यू टू सम हैजर्ड कोई इंजरी टेक्स प्लेस, इंजरी टेक्स प्लेस समझने, तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? हेल्थ एंड सेफ्टी। उसने फिर रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट बनानी है, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, जो भी मतलब करेक्टिव एक्शन देने हैं वो उसने करना। सर सुपरवाइजर की इंजरी होती है, पर्सन सेफ्टी है,
सुपरवाइजर को इंजरी हो जाती है तो इन दैट सेंस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सुपरवाइजर रेस्पॉन्सिबल है। आज जिस जगह उसको इंजरी होती है ना, वो फिर एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वी मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स। वो फिर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस जगह अगर वर्कर है, सो ही और शी मस्ट हैव टू अंडरटेक। ठीक है, अगर मैनेजर वहां है तो वो उसको अंडरटेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये अब आप मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसको कंसीडर कर सकते। ठीक है, बट इन द हायरार्की इट इज नॉट डिफाइंड हियर कि अगर हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर को इंजरी हो जाए, डज इट मेक सेंस? जी देखिए, जो इस हायरार्की में अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे ये तो हर चीज का रेस्पॉन्सिबल है। ये जो डायग्राम बता रही है ना, ये देखिए, ये तो हर चीज का रेस्पॉन्सिबल है ये एमडी। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है बेसिकली, जिसको मैं हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर कह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ अपनी इसकी भी एक चेन ऑफ कमांड हो सकती है, जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि भाई ठीक है, ये सुपरवाइजर है, हो सकता है इसके ऊपर मैनेजर या डायरेक्टर अलग से। अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसमें डायरेक्टर, मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और ये सब चीजें उनकी अपनी एक हायरार्की होती है, उनकी अपनी एक चेन ऑफ कमांड होती है। लेकिन इस डायग्राम में जो दिखाया गया है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर को क्या किया, सबको उसने साथ अलाइन किया। अच्छा, थर्ड सेक्शन, पहला सेक्शन क्या था? जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा अरेंजमेंट। The arrangement section is often largest section of the policy. ठीक है, it deals with the general arrangement that exists. अब यहाँ पे दो पॉइंट है, मैं पढ़ नहीं रहा, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक से ही कॉपी है। इसमें दो पॉइंट है जो समझने के हैं, एक ही जनरल अरेंजमेंट, एक ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट। What if I ask you to establish here a vibration control system in this class? ये कोई अकलमंदी की बात होगी, या मतलब इफेक्टिव डिसीजन होगा, या ऐसा किया जाना चाहिए, या ऐसा किया जा सकता है? यहाँ पे वाइब्रेशन कंट्रोल की अरेंजमेंट करनी चाहिए। मैं वाइब्रेशन कंट्रोल के इस क्लास, मतलब इस इंस्टीट्यूट में, इस क्लासरूम में चले बात। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइए कि हमें फायर इमरजेंसी की होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए खुद ही। देखिए, फायर इमरजेंसी की, अब एक चले आते हैं किसी हम उसमें सीमेंट इंडस्ट्री में जाते, एक इंस्टीट्यूट का सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में मुझे पता है फायर इमरजेंसी की जरूरत नहीं। हो सकती नहीं, बोलो यस, सिंपल यस बोलो यार, उधर तो ज्यादा जरूरत है। अब मुझे बताएं, वहां पे वाइब्रेशन कंट्रोल की जरूरत है, मतलब अरेंजमेंट फॉर द वाइब्रेशन कंट्रोल। देखिए, वहां पे दोनों चीजों पे आपने कहा यस, यहाँ पे आपने एक चीज पे कहा यस, एक पे कहा नो। ठीक है, क्यों? देखिए, देयर आर टू काइंड ऑफ अरेंजमेंट। एक होती है जनरल अरेंजमेंट, जो कि सब जगह इम्प्लीमेंट होती है, जैसे फायर फाइटिंग, एक ऑफिस में भी हो सकता, लग सकती है, ठीक है, गाड़ी में भी लग सकती है। ठीक है, लेकिन एक इस कुछ होती है स्पेसिफिक, दैट इज मतलब दोज आर रेलेवेंट टू द प्रोसेस, नेचर ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अब वाइब्रेशन का यहाँ क्या काम, किसी ऑफिस में क्या काम? ठीक है, तो जनरल अरेंजमेंट्स दैट एग्जिस्ट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द स्ट्रेटजीज दैट आर नेसेसरी टू द पर्टिकुलर रिस्क। पर्टिकुलर रिस्क जैसे मैंने अभी वाइब्रेशन का आपको बताया। ठीक है, फायर वाला इट्स अ जनरल रिस्क, कहीं भी लग सकता है। देखिए, हियर आर द जनरल रिस्क, जो कि हमें मतलब हम कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी जगह पे, जो कि अब मौजूद होते हैं। कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट। देखिए, क्लासरूम है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये देखें,
ये लगे हुए कंप्यूटर की। अक्सर हम जब शुरू में ये नीट की क्लासेस वगैरह तो अक्सर लोग यहाँ आगे से टकराते तो गिरते नहीं थे, मतलब वो ठोकर लगती थी, क्योंकि ये बड़े अजीबो गरीब से उन्होंने ऊपर निकाल दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये इट्स एन हैजर्ड, ठीक है, स्लिप हैजर्ड है। तो कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट इट्स अ जर्नल अरेंजमेंट। रिस्क असेसमेंट ऑफिस में भी की जा सकती है, इंडस्ट्री में भी की जा सकती है, और कहीं भी अब किचन है उसमें भी रिस्क असेसमेंट आप सिनेरियो बनाएंगे जी। तो ये नहीं समझ पाया, शॉर्ट हो जाता है। सेफ्टी है ना, कोई कवर है। क्या क्या नहीं है, सेफ्टी नहीं है सर अगर कहीं से वायर शॉर्ट हो जाता है, हाँ। फिर इसको कैसे कंट्रोल करें? मैंने कहा ना रिस्क असेसमेंट करेंगे आप। रिस्क मेरा बताने का मकसद है कि हम बात कर अरेंजमेंट्स की बात करें, ठीक है। अब मैंने कहा दो किस्म के अरेंजमेंट्स की जाती हैं जो कि आपने पॉलिसी में डिफाइन करनी है। मैं आपका असल में सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ आप। सर ये बोल रहा है अभी ये सेफ्टी के उसूलों के मुताबिक नहीं लगा, हाँ हाँ अगर शॉर्ट हो जाए तो इसको कंट्रोल कैसे करें? हालांकि इसके ऊपर प्रूफ से कवर है। अच्छा मैं आप समझ देखिए बेटा, किसी तरह का एक देखिए मैंने कहा हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना, एक जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच। अब ये आपने जिस सवाल के पे इसको कंट्रोल कैसे किया, नहीं ऐसे नहीं होगा। होगा क्या, पहले रिस्क असेसमेंट किया जाएगा और इसका हैजर्ड आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका करने के बाद एक काज पता लगाएंगे कि रूट काज है क्या, ये ऐसा हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर आप आएंगे उसके करेक्टिव एक्शन पे कि यार ये सही कैसे किया जाएगा, क्या होना चाहिए। तो वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि डिफाइंड है पहले। रिस्क असेसमेंट के 5 मेथड हैं, वो आप पढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट के अंदर, ठीक है। क्लियर है अब आपको? तो वो यही होगा, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, फिर आप उसमें आई गेस वो करते हैं करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स बताते हैं, और फिर एक्शन देते हैं। इस तरह से वो प्रोसीजर है, 5 स्टेप्स हैं। कहते हैं आइडेंटिफाइंग एंड सप्लाइंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ये भी हर जगह जनरल अरेंजमेंट से। क्वेश्चन अच्छा चले, फिर एक्सीडेंट नियर मिस रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन विद वर्क एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन, ठीक है। ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह जनरल हाउसकीपिंग, सफाई, ठीक है। फायर प्रिवेंशन, इमरजेंसी प्रोसीजर, कंप्लायंस मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग ऑडिटिंग, नॉइज असेसमेंट। किसी जगह पे ऑफिस में या भी आप देखें वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब में जाए तो जनरेटर चल रहा होता है, ठीक है। तो जनरेटर वहां पे क्या एक नॉइस का वो है। ये सब मकसद समझ में आएंगे। देखिए अरेंजमेंट में दो चीजें हैं, स्पेसिफिक और जर्नल अरेंजमेंट्स। जनरल अरेंजमेंट मैंने कहा इट रिक्वायर्स इट कुड बी इंप्लीमेंट एवरीवेयर, ये जनरल अरेंजमेंट हर जगह हो सकते हैं। लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, दोज आर रेलेवेंट टू द नेचर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे नॉन वर्किंग, नॉइज एक्सपोजर कंट्रोल, वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल। यहाँ टॉक्सिक मटेरियल का इस इंस्टीट्यूट में अगर बात करें तो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए। क्यों? इस तरह की सर ये तो यार इंस्टीट्यूट है सर मैंने कहा ये टॉक्सिक यहाँ लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल। मैं PFIST की बात कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी की बात। सर इधर केमिकल पड़े हैं। वंडरफुल, ठीक है। लैब है हमारे पास यहाँ टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं, तो इसके अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है जी। क्योंकि ये देखें स्पेसिफिक टू द नेचर ऑफ वर्क है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मूवमेंट व्हीकल मूवमेंट ज्यादा है, कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, क्राउड रश हो गया, ऐसी जगह जहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा लोगों का क्राउड है। फॉर एग्जांपल कोई जलसा है, ठीक है, वहां पे आपने इस ये अब जलसा है, इट्स एन स्पेसिफिक अरेंजमेंट। क्योंकि देखिए क्राउड इवन इन द यूनिवर्सिटी एज वेल,
ये इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो सकती है क्योंकि रश ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, नेचर ऑफ जो भी है हर जगह की अपनी हो सकती है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट करनी है। वेस्ट डिस्पोजल, अगर कहीं न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट करनी, ठीक है। इवन इन द लेबोरेटरी वी हैव वेस्ट डिस्पोजल मतलब मैकेनिकल अरेंजमेंट्स, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक केमिकल्स की हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है, तो उसका एक तरीका कार है। उसको वेस्ट वाटर म्युनिसिपल जो वेस्ट वाटर उसमें नहीं ड्रेन किया जा सकता। तो ये क्या, these all are the specific arrangement depends on the nature of work। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? चलो अच्छा, अब आ जाओ एग्जाम के ऊपर। अब देखो एग्जाम के अंदर है ना वो ये वर्ड यूज करता है, ठीक है, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जनरल अरेंजमेंट आर WS ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्पेस कंपनी, ठीक है, should have to escape from this injury or to minimize the risk of that injury। ठीक है, तो इस तरह से वो बात कर। अब आपने ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए, तो ये आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज इट वाज देयर वाज अ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, रिफर्बिशमेंट का वर्क था, तो द हाउसकीपिंग अरेंजमेंट शुड बी देयर। अब हाउस, ठीक है, सिविल वर्क हो रहा है ना, सिविल वर्क में आप समझ सकते हैं कि मैस क्रिएट होता है, क्योंकि वो रिफर्बिशमेंट का काम था ना वहां पर। अगर हालांकि सवाल नहीं आया, मैं आपको वैसे ही एक सिचुएशन क्रिएट करके बता रहा हूँ कि भाई वहां पे देखें रिफर्बिशमेंट का वर्क है इन द सिनेरियो। आप समझ सकते हैं कि हाउस कीपिंग की अरेंजमेंट वहां पे स्पेसिफिकली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक वर्ड जो मैं था ना स्पेसिफिक और जर्नल, इसका कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रख के जवाब दो। अगर वो बात कर रहा है जर्नल की तो आप वो सारे लिख सकते हैं, ये शुड बी दिस। गॉट इट? चलिए, ये हो गया पॉलिसी वाला खत्म। पॉलिसी के कितने कंपोनेंट हमने बता दिए? तीन बता दिए जी, ठीक है जी। तीनों में मैंने बताया कि पहले में हम ऑब्जेक्टिव गोल्स वगैरह डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, पॉलिसी क्या मतलब कैसे होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमने क्या कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन दूसरा पार्ट हो गया। उसमें हमने बताया कि हमने चेन ऑफ कमांड डिफाइन करनी है, हर बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है, ठीक है, और अगर किसी बंदे को किसी से कम्युनिकेट करना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन करना है, ठीक है। अरेंजमेंट्स में हमने क्या बताया, दो किस्म के अरेंजमेंट्स करनी है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो वो सारी हमने क्या करनी है, डिटेल के अंदर पॉलिसी के पार्ट नंबर 3 या सेक्शन नंबर 3 के अंदर डॉक्यूमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि मैं बता चुका हूं देखिए पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, लिखा होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से साइन होना चाहिए, उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, तीन चीजें मैंने बता दी। बाद औकात ये भी सवाल आ जाता है, देखिए ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि साइन होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, देखो जैसे इसने दिया ना कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट वाज सबमिटेड दैट वाज 4 इयर्स ओल्ड, मतलब 4 साल पहले की रिस्क असेसमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट है वो अपडेट होनी चाहिए, मतलब इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप अगर पॉलिसी की बात करें तो वहां पे ये बात होता है, ये लिखता है कि इन द पॉलिसी डेट वाज नॉट मेंशन। अब आपको उसको पॉइंट को पिक करना है कि यार वो जो पॉलिसी दी गई, सबमिट करवाई गई ड्यूरिंग द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रैक्टर ने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जमा कराना है, वो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो ये बता देगा कि यार पॉलिसी वाज हेल्थ एचएससी पॉलिसी वाज सबमिटेड बिफोर अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट द डेट एंड सिग्नेचर वाज मिसिंग। फिर वो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन देखें, वो आपको बता रहे हैं, तो नीचे उस तरह का कोई टिक के साथ क्वेश्चन दो, पॉलिसी वाज सबमिटेड बट
why they did not get the contract. पॉलिसी भी सबमिट कराई गई, ये भी कराया गया, ये भी कराया गया, रिव्यू तो नहीं मिला। तो आपने ये पॉइंट पिक करना है कि पॉलिसी सबमिट तो करवाई गई, बट इन द गिवन सिनेरियो द सबमिटेड पॉलिसी वाज नॉट साइंड एंड अप टू डेट। ये आपने मेंशन करना है। ठीक हो गया? पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया। देखिए एलिमेंट 2 का बस ये 2-3 स्लाइड का एक टॉपिक है, वो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एलिमेंट 2 हमारा 3 स्लाइड है। रिव्यूइंग पॉलिसी, ये पॉलिसी को ठीक है बन गई, 3 सेक्शन होते हैं, यही होते हैं इस तरह से। अब उसको रिव्यू कब कैसे किया जाए, ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। देखिए मैं बता चुका हूं, इट इज अ सर्किट साइकिल, ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये जो बना रहे हैं पॉलिसी, बना रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट के। कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज रिजिड एंड अनचेंजिंग। ये ऐसा नहीं कि आप इसको समझिए चेंज नहीं की जाती। तो कहते ना कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए, कहते कानून बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, ऐसे ही है ना। तो कहने का मकसद ये कि जो पॉलिसी है ये अनचेंज नहीं है, डॉक्यूमेंट चेंजेबल। वो चेंजेबल कब है वो भी मैं आपको बता दूं। इंस्टीड इट शुड बी सब्जेक्ट टू रेगुलर रिव्यू सो दैट इट रिमेन करंट एंड रेगुलर रिव्यू। क्या रोज रोज बैठ के उसको पॉलिसी को रिव्यू करते हैं? क्या स्टैंडर्ड टाइम है? फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज अप टू डेट, तो हमें कितने दिन बाद पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए? एक साल, 1 ईयर यार, ये 3-4 साल, 1 साल, ठीक है। कि हर साल देखें अगर एवरीथिंग इज फाइन उस सूरत में 1 साल बाद तो आप रिव्यू लाजमी करें। हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कि वो क्यों, वजूहात क्या होती है कि हफ्ते में, वीकली, मंथली, डेली भी हो सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी बताता हूँ। कहते इन दिस वे इट कैन बी कंसीडर्ड एज लाइव डॉक्यूमेंट। लाइव डॉक्यूमेंट मींस अप टू डेट, ठीक है, अप टू डेट डॉक्यूमेंट। It is good practice to review policy on a regular basis, for example, annual. ये प्रैक्टिस है कि आप हर साल उसको रिव्यू तो करें, but because there are other circumstances which could give rise review such as, अब देखें एक पॉलिसी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट है, हर चीज अच्छी चल रही है, सब कुछ है, कोई मतलब इंजरी नहीं हो रही, कुछ नहीं। आप क्या करते हैं, वो साबुन वाली मिसाल है, सोप मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो मैनुअल हैंडलिंग कर रहे थे, साबुन बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, पॉलिसी बनी हुई है, कोई इंजरी नहीं हो रही, सब कुछ सेट चल रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आ जाती है, वो मैनुअल फीडिंग खत्म करके ऑटोमेटिक फीडिंग करती है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, डजंट वी नीड टू रिव्यू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एज वेल? यस। तो इस तरह की अगर कोई चेंजेस आती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, वो कभी भी आ सकती है, डेली आ सकती है, वीकली आ सकती है, विद इन द ईयर आ सकती है, 6 महीने बाद आ सकती है, जब भी आए आपने रिव्यू करनी। एक चीज ऑर्गेनाइजेशनल, एमडी साहब थे बड़े सख्त थे, ब्रिगेडियर साहब बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट करवाते थे, तो ज्यादा ही करवा दिया करते थे सख्ती से इंप्लीमेंट। अब वो चले गए, अब जो हमारे एमडी मतलब चले डायरेक्टर साहब आए जो एचईसी के, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, वो थोड़े से समझदार भी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो वो पॉलिसी को भी रिव्यू करेंगे। यार हमारे वर्कर उस पॉलिसी से परेशान थे, बंदा चेंज हो गया, गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कोई आ गया, कोई बंदा, या फिर बॉटम लेवल पे आ गया, वर्कर चेंज हो गया, पहले वाला वर्कर था वो थोड़ा सा दिमाग था, अब थोड़ा सा सही है, समझदार बंदा है, तो उसके लिए पॉलिसी को वो किया जा सकता है, ये चीज हो सकती है। लीगल चेंज, गवर्नमेंट की तरफ से तो पॉलिसी चेंज हो गई यार। पहले जो है पार्टिकुलेट इमिशंस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, इट वाज अराउंड 10 ppm, 10 ppm तक आप इमिट कर सकते हैं, लेकिन अब रेगुलेशन सख्त हो गई, 5 ppm तक।
पार्टिकुलेट मैटर मैं वैसे इस एग्जांपल ठीक है। एनवायरनमेंट के ऐसा इसी तरह सेफ्टी के हवाले से कोई रेगुलेशन आ गया कि भाई आपने यू मस्ट हैव टू हैव फॉर एग्जांपल देखें यू हैव अ पॉलिसी in the policy you have defined in organizational section that we would have only and only one supervisor HSE supervisor ठीक है गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है कि यार we have changed the regular if you have a such sort of organization or industry so you must have to appoint two health and safety supervisor ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो गया in order to enhance the capability उन्होंने चेंज कर दिया अब क्या कर रहे हैं पॉलिसी में क्या है एक एचईसी सुपरवाइजर वो कहां डिफाइन किया आपने सेक्शन 2 में सेक्शन 2 ऑफ द पॉलिसी दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन जो है वहां डिफाइन किया हुआ कि एक हमारा एचएससी सुपरवाइजर है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आ गया तो अब आपने क्या करना है उसको चेंज करना है चेंज कब करेंगे पहले रिव्यू करेंगे फिर चेंज कर देंगे पॉलिसी को गॉट इट लास्ट स्लाइड देखें ये तमाम सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आप पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं कुछ आपको बता देखें टेक्नोलॉजिकल डिस्कस हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ये भी हो गया लीगल भी हो गया अच्छा चेंज टू टाइप ऑफ वर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज चप्पल बनाते थे पहले अब आटे की चक्की ठीक है तो काम चेंज हो गया तो जब होगी रिव्यू पॉलिसी ये होती है कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करती है फॉर एग्जांपल कोडेक कंपनी आपको सुना होगा कोडेक फोटोग्राफी ठीक है वो पहले क्या कहते हैं फिल्म फोटोग्राफी पे करते थे अब डिजिटल फोटोग्राफी आ गई तो क्या देखिए इलेक्ट्रिकल हैजर्ड जो फिल्म फोटोग्राफी में थे वो डिजिटल फोटोग्राफी में नहीं होंगे ना वो डिफरेंट होंगे उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिए फिर कह रहा है we are in audit investigation this suggests the policy is not longer effective ऑडिट करवाया आपने किसी थर्ड पार्टी किससे उन्होंने कहा यार ये आपकी पॉलिसी में ये मसला है तो उस वक्त आप फिर रिव्यू करके उसको चेंज करेंगे when requested by third party such as insurance company client भी कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कह सकती है क्लाइंट कहता है कि यार हमें हमारा है ना हमारे मुल्क में स्टैंडर्ड चेंज हो गए काइंडली आप भी हमें अगर प्रोडक्ट आपने हमें क्लाइंट रखना है या प्रोडक्ट हम आपसे उस वक्त खरीदेंगे जब आप वो वाले स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे ये भी हो सकता है फिर आप रिव्यू करेंगे फॉलोइंग इन्फोर्समेंट एक्शन ठीक है कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी एजेंसी है वो आपको कर सकती है आप रिव्यू कर सकते हैं फॉलोइंग कंसल्टेशन विद द लेबर बोलती है सर हमसे तो काम हो ही नहीं रहा कुछ करें सांस नहीं लिया जाता इस सेक्शन के अंदर ठीक है बट इट इज अंडर द पॉलिसी तो आप क्या करेंगे अगर लेबर वर्कफोर्स आपको करिए तो रिव्यू कर सकते हैं चेंज ऑफ बिल्डिंग वर्कप्लेस जगह चेंज आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास तो सर्टेन अमाउंट तो ये कि एनुअली कॉमन प्रैक्टिस तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट 2 अब बताएं कि कुछ क्लियर हो रही है चीज ऐसे ठीक है अब देखें ये जो टॉपिक हम पढ़ भी रहे हैं ना इंशाल्लाह जब आप ऐसे सब सिनेरियोज में ये यही चीजें देखें आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट चीजें नहीं होंगी इसमें से सर जी स्लाइड्स पढ़ते हैं मुझे पढ़ रहे वो क्या तो इसे हमें रट्टा लगा नहीं कंसेप्ट समझ कॉन्सेप्ट होने चाहिए ये पता हो कि अगर क्वेश्चन आ गया तो कौन सी जगह से ये इस लेवल तक हम इसे थोड़ा नजर ओपन बुक है ना आपको कॉन्सेप्ट होगा आपको ये पता होना देखिए पॉलिसी का सवाल है अब ऐसा नहीं आप आधा घंटा तो वो पॉलिसी को ढूंढने में ही लगा दें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार पॉलिसी का सवाल है एलिमेंट 2 पे आप डायरेक्ट जाएंगे और उसके टॉपिक को पिक करेंगे 4 तो टोटल एलिमेंट ठीक है तो टाइम आपने इस तरह बचाना आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट है ये जो एग्जाम होगा IG1 IG इस सेम पे ही होगा नहीं तो यार IG1 तो एक दिन होगा IG2 तो रिपोर्ट सबमिशन है चलिए 2-4 दिन लिए था कल क्या थी वो मीटिंग आपने अटेंड की थी आप सर उसमें ये प्रोसेस बताया इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन उसके अलावा बताया
कौन था जाकिर? अच्छा बात सर वैसे उन्होंने थोड़े उसके लिए बुलाया था इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं। अभी ये पर्सन तीसरा आप बता रहे थे तो वो असर करना पावर किस लिए उन्होंने बताया ज्यादा जरूरी यही था कि इंटरव्यू जो है उसमें आपने ये नहीं है कि रिलैक्स हो जो बैठे थे साथ कहीं घूम गए के साथ तो साथ आपने बुलाया पहाड़ पे चढ़े फिर पिछला बता रहे थे करके बाइक पे पेट्रोल डलवा से साथ इंटरव्यू दे रहे बैल हो गया 3 साल के लिए बेचारा उधर आ गया था वो डिवोर्स वाले मैं कहा ना इंटिक कर जाते हैं और वो आपका नसीब है। वो उन्होंने कहा था कि आएगा किसी के भी उसमें भी मतलब प्रॉपर प्लेस खामोशी हो अच्छे से बैठ के फॉर्मल एक प्रॉपर जो आप लिख रहे हैं वो आप जो आपने एग्जाम दिया वो तो पता भी होना चाहिए कि आपने लिखा है। डिवोर्स वाला सर जी यार इसका अकाउंट अफोर्ड मेरा साइड कार्ड भी नहीं है यार यार ये जाबिक आपको पास करोगे सर जाबिक से था बेफाम ले लो मैंने पहले वो भेजा है डॉक्यूमेंट मुझे मिला है आधार से क्या 18 साल के नहीं हो नहीं हो गया बच्चे है सर ये बता करता हूँ। सही बात है सर 18 का नहीं है। इसके ऊपर ये मुश्किल से भी हुआ है। ये 19 का होता है सर जी आप ये मुझे आधार से मिला है ये 20-25 का होगा तो वही होगा उन्हें क्या फोटो भी साथ हैं साइड कार्ड का वे तो मसला होगा तो वो खुद बता देंगे। चले जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर सारे मतलब हाँ एलिमेंट 2 खत्म हो गया है। कोई किसी का सवाल है अभी तक समझ में आ गई ये चीजें जी? चलो ठीक है इंशाल्लाह एलिमेंट 3 तो एक दो टॉपिक करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ केस स्टडी करेंगे तो आपके लिए फिर आया मुस्लिम साहब का नंबर उठाओ से पर्सनली मुस्लिम साहब को किधर जाना सर इसके दर्जा ये बहुत चीज समझ